तो एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा लगातार डिजिटल होता जा रहा है, जहां हम एक बटन दबा के लाखों करोड़ों इधर से उधर कर सकते हैं, क्या ये अजीब नहीं लगता कि हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी एक पुरानी पीली धातु में छिपी हो सकती है? आज हम इसी अनोखे सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जेम्स रिकर्ड्स की किताब द न्यू केस फॉर गोल्ड पर आधारित एक यूट्यूब समरी है, और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या गोल्ड, जिसे कई लोग एक बीती हुई बात मानते हैं, आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिकर्ड्स के मुताबिक हम एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में जी रहे हैं जो 2008 के क्राइसिस से भी ज़्यादा नाजुक है। उनकी पूरी किताब इसी एक आधार पर टिकी है कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन इस इंश्योरेंस को आम इंसान खरीदे उससे पहले उनके मन में गोल्ड को लेकर जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करना ज़रूरी है। चलिए, तो उन्हीं गलत फहमियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन आरोप है कि गोल्ड एक बारबरस रेलिक है, यानी एक पुरानी बेकार चीज। ये लाइन तो कई बार सुनी है। हाँ, और रिकर्ड्स इसके पीछे की असली कहानी बताते हैं। ये शब्द मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने इस्तेमाल किया था, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने गोल्ड मेटल को बारबरस रेलिक नहीं कहा था। अच्छा। उन्होंने 1922 से 1939 तक चले एक बहुत ही इम्परफेक्ट, अजीब से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को ये नाम दिया था। बल्कि केन्स ने अपने करियर में कई बार गोल्ड को एक जरूरी मॉनेटरी एसेट माना था, तो इस कोट को बार बार गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये एक ऐसी बात है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है कि आज की इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में पर्याप्त सोना है ही नहीं। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। देखिए, सरफेस पर ये बात सही लगती है, लेकिन रिकर्ड्स इसे बिल्कुल बकवास कहते हैं। वो कहते हैं कि सवाल गोल्ड की क्वांटिटी का नहीं, उसकी प्राइस का है। प्राइस का? हाँ, दुनिया में इस वक्त लगभग 17,000 टन गोल्ड मौजूद है। वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं। मान लीजिए यूएस, चाइना और यूरोप अपनी करेंसी को 40% तक गोल्ड से बैक करने का फैसला करते हैं, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए गोल्ड की कीमत क्या होनी चाहिए? उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कीमत $10,000 पर आउंस तक पहुंच सकती है। एक मिनट, $10,000? हाँ, आज की कीमत से लगभग 5 गुना ज्यादा। तो उनका पॉइंट यह है कि गोल्ड कम नहीं है, बस उसकी आज की कीमत कम है। सही प्राइस पर गोल्ड हमेशा काफी होता है। एग्जैक्टली। सोने की कीमत अनंत तक बढ़ सकती है, इसीलिए वो किसी भी साइज की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है। यही बात उस आलोचना पर भी लागू होती है कि गोल्ड की सप्लाई बहुत धीरे बढ़ती है। रिकर्ड्स कहते हैं यही तो उसकी खूबी है। अच्छा। सेंट्रल बैंक्स अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकते, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक आम इंसान सोचेगा कि गोल्ड में पैसा रखने से कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है। बैंक में एफडी रखें तो कुछ ब्याज मिल जाता है, गोल्ड तो बस पड़ा रहता है। इसका क्या जवाब है? और ये एक बिल्कुल वैलिड सवाल है। यही वो जगह है जहां रिकर्ड्स पूरी सोच को पलट देते हैं। वो इस बात से सहमत है कि गोल्ड से कोई यील्ड या रिटर्न नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि यही गोल्ड के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है। ये कैसे हो सकता है? उनका कहना है रिटर्न हमेशा रिस्क के साथ आता है। आपका एफडी भी टेक्निकली रिस्क पर है अगर बैंक डूब जाए। गोल्ड पैसा है, और असली पैसे का काम रिटर्न देना नहीं बल्कि वैल्यू को सुरक्षित रखना है, उसे प्रिजर्व करना है। यील्ड सिर्फ उन चीज़ों पर मिलता है जिनमें रिस्क हो। क्योंकि गोल्ड में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, इसलिए उस पर कोई यील्ड भी नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है चीजों को देखने का, सोचने का तरीका ही बदल दिया। चलिए अब इसके बाद एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं जो रिकर्ड्स उठाते हैं। क्या दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूएस फेडरल रिजर्व बैंकरप्ट हो सकता है? बिल्कुल। रिकर्ड्स ने जब ये सवाल फेड के बड़े ऑफिशियल्स से पूछा तो उन्हें अजीबोगरीब जवाब मिले। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा शायद, और किसी ने कहा इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सही। लेकिन जब आप उनकी बैलेंस शीट देखते हैं तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। उनके पास लगभग $40 बिलियन का कैपिटल है, लेकिन उनका लेवरेज रेशियो है 114.1। 114:1। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि फेड के पास अपनी हर ₹1 की पूंजी के बदले 114 रुपए की एसेट्स हैं जो उन्होंने उधार पर खरीदी हैं। अब सोचिए, अगर उन एसेट्स की कीमत में सिर्फ 1% की भी गिरावट आ जाए तो उनका सारा कैपिटल, उनकी पूरी पूंजी एक झटके में साफ हो जाएगी। करेक्ट।
रिकार्ड्स ने अपनी कैलकुलेशन से ये भी पाया कि 2013 में एक समय ऐसा था जो फेड टेक्निकली इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुका था। तो अगर ऐसा है तो पूरा सिस्टम अब तक चल कैसे रहा है? कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फेड की बैलेंस शीट में एक छिपा हुआ खजाना है। इसे कहते हैं गोल्ड सर्टिफिकेट अकाउंट। फेड के पास 8,000 टन से ज्यादा सोने के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनकी कीमत उन्होंने अपनी किताबों में 1971 के रेट पर लिखी हुई है। 1971? हाँ, सिर्फ $42.22 पर आउंस। एक मिनट, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी कीमत पर? आज के मार्केट प्राइस पर इसकी वैल्यू क्या होगी? आज के मार्केट प्राइस पर इसकी कीमत $300 बिलियन से भी ज्यादा होगी। ये $300 बिलियन का हिडन एसेट ही फेड को कागजों पर दिवालिया होने से बचाता है। वाओ! तो इसका मतलब क्या है? पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का विश्वास डॉलर पर है, डॉलर का विश्वास फेड पर है, और फेड का विश्वास एक ऐसी अकाउंटिंग ट्रिक पर टिका है। आखिर में सब कुछ उस सोने की एक पतली सी परत पर ही टिका है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था भी अंदर से खोखली है और सोने पर टिकी है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिकार्ड्स कहते हैं कि ये तो असली पैसा है। बिल्कुल, वो इसे M⁻0 कहते हैं। जैसे मनी सप्लाई में M1, M2 होता है, वो कहते हैं कि गोल्ड इस सब के नीचे है, इस सब की नींव है, M0। इसे साबित करने के लिए वो एक केमिस्ट प्रोफेसर एंड्रिया सेला का जिक्र करते हैं। पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री वाला, उसका पैसे से क्या लेना देना? यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने देखा कि गैसेस तो हवा में उड़ जाती हैं, उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। लिक्विड्स जैसे मर्क्यूरी प्रैक्टिकल नहीं है और जहरीले भी हैं। कुछ मेटल्स जैसे सोडियम पानी में रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव है। लोहे में जंग लग जाता है। बिल्कुल। एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट है और टाइटेनियम को रिफाइन करना बेहद मुश्किल। तो पूरी लिस्ट में से बचता क्या है? क्या बचता है? सिर्फ 8 प्रेशियस मेटल्स, प्लैटिनम, पैलेडियम एटसेट्रा। लेकिन इनमें से ज्यादातर इतने दुर्लभ हैं, इतने रेयर हैं कि उनसे सिक्के बनाकर पूरी इकोनॉमी चलाना नामुमकिन है। आखिर में सिर्फ 2 चीजें बचती हैं, चांदी और सोना। सिल्वर और गोल्ड। हाँ, चांदी हवा में मौजूद सल्फर से रिएक्ट करके काली पड़ जाती है, लेकिन सोना केमिकली बिल्कुल इनर्ट है। वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गोल्ड चुना उसकी चमक या सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। वाह! तो गोल्ड का चुनाव एक साइंटिफिक प्रोसेस का नतीजा था, सिर्फ एक परंपरा नहीं। रिकार्ड्स ये भी कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि गोल्ड क्या नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, कमोडिटी नहीं है, और सबसे जरूरी, पेपर गोल्ड भी गोल्ड नहीं है। पेपर गोल्ड यानी ETFs, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब सोने के कागजी वादे हैं, असली सोना नहीं। और इससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे रिकार्ड्स शैडो गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। शैडो गोल्ड स्टैंडर्ड ये क्या है? पब्लिकली दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स कहते हैं कि गोल्ड अब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना और रशिया जैसे देश चुपके तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद अमेरिका और यूरोप के बराबर गोल्ड टू GDP रेशियो हासिल करना है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब अगला बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो और दुनिया के नए फाइनेंशियल नियम लिखे जा रहे हों, तो उस टेबल पर उनकी एक मजबूत सीट पक्की हो। तो ये एक तरह की शतरंज की बाजी है जो ग्लोबल लेवल पर खेली जा रही है, और इसमें गोल्ड एक बहुत बड़ा मोहरा है। इससे एक और बात समझ में आती है जो रिकार्ड्स कहते हैं कि गोल्ड एक इंश्योरेंस है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए रिकार्ड्स एक बेहतरीन मेटाफर यूज करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स चीज एक स्विस वॉच जैसी है। उसके हजारों पुर्जे हो सकते हैं, लेकिन एक माहिर वॉचमेकर उसे खोलकर ठीक करके वापस जोड़ सकता है। उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है। ओके। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक तितली जैसा है। आप एक बायोलॉजिस्ट को तितली देकर ये नहीं पूछ सकते कि अगले हफ्ते ये कहाँ उड़ेगी। उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एक तितली जैसा है। बिल्कुल। और फेड जैसे सेंट्रल बैंक्स उसे एक स्विस वॉच समझकर अपने पुराने आउटडेटेड मॉडल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो बार बार फेल होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक छोटा सा इवेंट भी एक बड़ा कोलैप्स ला सकता है,
जैसे एक पहाड़ पर एक छोटा सा स्नोफ्लेक एक पूरा एवलांच शुरू कर सकता है। तो अगर सिस्टम इतना नाजुक और अनप्रेडिक्टेबल है तो इसका सोल्यूशन क्या है? रिकार्ड्स कहते हैं कि असली सोल्यूशन सिस्टम को डीस्केल करना है, यानी जो बैंक टू बिग टू फेल हो गए हैं उन्हें तोड़ना और डेरिवेटिव्स जैसे खतरनाक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बैन करना। लेकिन पॉलिसी मेकर्स ऐसा कर नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली इसलिए एक आम इन्वेस्टर के लिए इस अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम के खिलाफ गोल्ड एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाता है। और ये इंश्योरेंस हर मौसम में काम करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों में। करेक्ट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी मुद्रास्फीति, तो डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड की डॉलर प्राइस अपने आप बढ़ेगी। और अगर डिफ्लेशन होता है जिसमें हर चीज की कीमत गिरती है, तो भले ही गोल्ड की नॉमिनल कीमत थोड़ी गिरे, बाकी एसेट्स जैसे स्टॉक्स और रियल एस्टेट उससे कहीं ज्यादा तेजी से गिरेंगे। अच्छा, इसलिए बाकी चीजों के मुकाबले गोल्ड की असली वैल्यू, उसकी रियल परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब एक और पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सोने की कीमत को देखने का तरीका ही गलत है। हम कहते हैं कि सोने का भाव बढ़ गया, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि गोल्ड की कीमत बढ़ती या घटती नहीं है, गोल्ड कांस्टेंट है। उसके सामने डॉलर, रुपए या दूसरी करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जब हम सुनते हैं कि गोल्ड $1200 से $1300 पर आउंस हो गया, तो इसका मतलब गोल्ड महंगा नहीं हुआ, बल्कि डॉलर कमजोर हुआ है। बिल्कुल। उस 1 आउंस सोने को खरीदने के लिए अब ज्यादा डॉलर लग रहे हैं। सोना तो वही का वही है। ये तो पूरा माइंड शिफ्ट है। अब इससे जुड़ता हुआ एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है, पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड मार्केट का अंतर। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। पेपर गोल्ड मार्केट, जिसमें फ्यूचर्स, ETFs ये सब आते हैं, वो असली फिजिकल गोल्ड के मार्केट से शायद 100 गुना बड़ा है। 100 गुना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर 100 लोग जो ये सोचते हैं कि उनके पास सोना है, उनके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही असली फिजिकल सोना मौजूद है। ये एक फाइनेंशियल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है, जहां 100 लोग एक कुर्सी के लिए भाग रहे हैं। जब तक म्यूजिक चल रहा है सब ठीक है, लेकिन जब म्यूजिक बंद होगा हाँ, और सबको पता चलेगा कि कुर्सी सिर्फ एक है, तो क्या होगा? बगदाद मचेगी। लोग अपना असली सोना मांगने आएंगे जो मार्केट में है ही नहीं। इससे ही शायद शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। बिल्कुल। और इस शॉर्ट स्क्वीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जर्मनी और वेनेजुएला जैसे देश अब अपना फिजिकल गोल्ड जो उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में रखा था, वापस मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया चुप-चुप के फिजिकल मार्केट से सोना खरीद रहे हैं। इससे फिजिकल सप्लाई और भी कम हो रही है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरी जैसा नहीं लगता कि अमेरिका और चाइना मिलकर गोल्ड मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? रिकर्ड्स इसके पीछे एक तर्क देते हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच एक अनकही सहमति है। चीना को अपना गोल्ड टू GDP रेशियो बढ़ाना है, इसलिए वो चाहता है कि कीमत कम रहे ताकि वो सस्ते में खरीद सके। और अमेरिका? US ट्रेजरी चाहता है कि चाइना उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता रहे ताकि उनका सिस्टम चलता रहे। तो US चाइना को पेपर मार्केट में प्राइस मैनिपुलेट करके सस्ते में सोना खरीदने देता है और बदले में चाइना US बॉन्ड मार्केट को डिस्टेबलाइज नहीं करता। तो आने वाले समय में खतरे सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। रिकॉर्ड्स कुछ नए खतरों की भी बात करते हैं, जैसे साइबर फाइनेंशियल वॉरफेयर। हाँ, गोल्ड ने पिछले फाइनेंशियल कोलैप्सेस झेले हैं, लेकिन अब खतरे डिजिटल हो गए हैं। रिकॉर्ड्स 2013 का एक उदाहरण देते हैं, जब नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज आधे दिन के लिए बंद हो गया था। बाद में पता चला कि उसके सिस्टम्स में एक रशियन वायरस 2010 से मौजूद था। माय गॉड! सोच के देखिए, एक साइबर अटैक में आपके डिजिटल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा भी फ्रीज या इरेज किया जा सकता है, लेकिन आपके हाथ में रखे फिजिकल सोने को कोई हैक नहीं कर सकता। इससे एक और ट्रेंड जुड़ता है, डी-डॉलराइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया भर के देश अब अपने व्यापार और रिजर्व्स के लिए अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है सैंक्शंस लगाने के लिए। इससे बचने के लिए रशिया और चाइना जैसे देश एक अलग सिस्टम बना रहे हैं जो डॉलर पर डिपेंड ना हो। पेंटागन में हुए एक वॉर गेम का भी जिक्र है, जिसमें रशिया और चाइना अपने सोने के रिजर्व्स को मिलाकर एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च कर देते हैं, जिससे डॉलर कोलैप्स हो जाता है। और रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये अब सिर्फ एक गेम नहीं, असलियत में हो रहा है। हाँ। तो आखिर में अगर किसी को इस सबसे बचना है और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो प्रैक्टिकल सलाह क्या है, कैसे करें? रिकर्ड्स की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सलाह है,
पेपर गोल्ड से दूर रहें और सिर्फ फिजिकल गोल्ड खरीदें, कॉइन्स या बार्स। और उनकी दूसरी सलाह है अभी खरीदें। अभी? हाँ, उनका कहना है कि जब बाइंग पैनिक शुरू होगा, जब सबको लगेगा कि सिस्टम डूब रहा है, तब आम इन्वेस्टर के लिए फिजिकल सोना खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। सोना मिलेगा ही नहीं, चाहे कीमत कितनी भी हो। वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द पैनिक, बाय बिफोर द पैनिक। और खरीद कर उसे स्टोर कहाँ करें? बैंक के लॉकर में? यहाँ रिकर्ड्स एक और चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं बैंकों से दूर रहें, क्योंकि आने वाले क्राइसिस में बेल-इन्स का खतरा है। बेल-इन्स? हाँ, जहां बैंक फेल होने पर डिपॉजिटर्स का पैसा, जिसमें लॉकर का सामान भी शामिल हो सकता है, जब्त किया जा सकता है। इसलिए वो प्राइवेट नॉन बैंक वॉल्ट्स में स्टोर करने की सलाह देते हैं, जैसे ब्रिंक्स या लूमिस। ठीक है। और आखिरी सवाल, अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए? रिकार्ड्स का सुझाव है आपके इन्वेस्टेबल एसेट्स का 10%। इसके पीछे का लॉजिक एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब कम रिस्क ज्यादा रिटर्न की संभावना। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपने 10% गोल्ड रखा और गोल्ड की कीमत 20% गिर जाती है, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर सिर्फ 2% का असर पड़ेगा। ये एक छोटा नुकसान है, लेकिन अगर रिकॉर्ड सही साबित होते हैं, सिस्टम कोलैप्स करता है और गोल्ड की कीमत 500% बढ़ जाती है, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर 50% का जबरदस्त रिटर्न आएगा। तो ये एक लो रिस्क हाई अपसाइड बेट है। एग्जैक्टली। लैप्स 2008 से कहीं बड़ा और ज्यादा भयानक होगा। बैंक आज 2008 से भी बड़े हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट और भी बड़ा है, और सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नाजुक है। और इस आने वाले तूफान से बचने का एक प्रोएक्टिव तरीका है अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, लगभग 10%, फिजिकल गोल्ड में रखना। अगर रिकॉर्ड्स गलत साबित होते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो सही साबित होते हैं तो ये 10% आपकी बाकी 90% वेल्थ को बचा लेगा। हम इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का रेशो 100.1 तक हो सकता है। ये फाइनेंशियल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है, जहां 100 लोग एक कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब म्यूजिक बंद होगा और सबको पता चलेगा कि कुर्सी सिर्फ एक है, तब उस पैनिक का अंजाम क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए।